हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 56 को। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट है, कार्यपत्रक नंबर 56, क्लास 10 की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। स्टूडेंट, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये राजनीति विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका अर्थशास्त्र। पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि सेम इसी चैप्टर से ही वर्कशीट आई थी। चैप्टर था अर्थशास्त्र का 3, मुद्रा एवं साख। उस वर्कशीट में हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, 3 और 5 अंक के दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये आपकी 21/11/2020 की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। तो इस वर्कशीट में आपको क्या है, कुछ 3 या 4 अंक वाले प्रश्नों को देखना है जो आपके अर्थशास्त्र के पार्ट 3 से है। इसमें आपका जो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या करना है। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है इसकी जो ऋण की गतिविधियों को कम करने के लिए या कम किए जाने की क्या आवश्यकता है, इसकी कुछ उचित आपको तर्क देना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक ये ऋण के स्रोत क्या होते हैं। जैसे औपचारिक ऋण के स्रोत वे होते हैं जैसे बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गए। ये औपचारिक स्रोत की जो ऋण की दर होती है सीमित रहती है, इसके नियम कानून जो है एक तरफ से निश्चित होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अनौपचारिक जो स्रोत होते हैं इनकी जो नियम और कानून या जो ब्याज की दर होती है इनकी जो जो कोई मतलब शर्त जो है कोई भी निश्चित नहीं रहती है। ये अपने अनुसार ब्याज की दर बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे और अनौपचारिक स्रोत में आपके दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, साहूकार आते हैं, जमींदार आते हैं, जिनकी ब्याज की दर कोई निश्चित नहीं रहती है। एक बार व्यक्ति अगर इनके ऋण जाल में फंस गया तो वो कर्ज में डूबता रहता है। अंत में क्या होता है कि उन्हें अपनी ज़मीन को भी बेचना पड़ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए। और लास्ट में आपको एक अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको पढ़ना है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेघा एक नाम की है। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। ये आप भी जानते हैं कि आप किसी भी बैंक से आप ऋण लेते हैं तो आपको क्या है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ता है। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणाधार के रूप में ले लेता है। बैंक क्या करता है कि मेघा के जो घर की जो डॉक्यूमेंट या कागज होते हैं उसे क्या है, गिरवी के रूप में अपने पास रख लेता है, जिसे ऋणाधार कहते हैं, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मतलब कि जब मेघा सारे कर्ज को वापस कर देगी तो उसे क्या है, उसके जो ज़मीन के या मकान की जो कागजात है वो वापस कर दिया जाएगा। तो नीचे आपको कुछ इसमें आपको बताना है कि मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित जो विवरण नीचे दिया गया है इससे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य है इसमें पहला एक है सरकार की ओर से मुद्रा जारी करना। मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकों का बैंक है, ये क्या है, सरकार की तरफ से
मुद्रा जारी करता है। दूसरे पॉइंट में क्या है, बैंकों व समितियों के जो कार्य प्रणाली है इस पर क्या करता है रिजर्व बैंक, नज़र रखता है कि जो सभी बैंक या समितियां हैं वो सही तरीक़ों से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो ब्याज देना है या ऋण देना है वो सबको एक समान रूप से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सब की जो निगरानी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तीसरे में हम देखते हैं कि ब्याज की दर या दरों, ऋण, बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ा सा इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। ब्याज की दरों व ऋणों की शर्तों पर निगरानी रखता है। जो भी हमने अब आपको बताया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ब्याज की दर और जो ऋण की जो शर्त है उस पर निगरानी करता है कि बैंक सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथे में देखेंगे बैंक कितना नगद दे, यहाँ पर बेटा दे होगा, अपने पास रखे हुए हैं उनकी सूचना रखता है। मतलब कि जो बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक कितना जमा राशि का अपने पास रखा हुआ है, इन सब की भी सूचना रिजर्व बैंक को देना पड़ता है या रिजर्व बैंक अपने पास रखता है। पाँचवें पॉइंट में हम देखेंगे ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं, इस पर क्या करता है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नज़र रखता है। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि जो अनौपचारिक क्षेत्रक हैं इनकी जो ऋण देने की जो प्रक्रिया है काफ़ी ये जटिल होती है। इस जाल में जो भी व्यक्ति फंस जाता है वो उसको निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको कम करने के लिए क्या क्या तरीका है यहाँ पर हम देखेंगे। पहला है, अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दर अधिक होती है। जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं इनके ब्याज की दर काफ़ी अधिक होती है, जो एक बार फंस गया वो ब्याज देता ही रह जाता है। सेकेंड में देखेंगे, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने पर लाभ कम नुकसान अधिक होता है। मतलब कि जो व्यक्ति इन अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले लेता है तो उसे क्या है, लाभ तो नहीं हो पाता है लेकिन नुकसान ही ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि ब्याज की दर इतनी रहती है कि वो ब्याज को ही चुकाते रह जाता है। तीसरे पॉइंट में क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र में नियम निश्चित नहीं होते हैं और शोषण अधिक होता है। मतलब कि जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं इनके कोई भी नियम निश्चित नहीं होते हैं, समय समय पर ये क्या है, नियम बदलते रहते हैं, जिससे क्या है लोगों का शोषण होता है। चौथे पॉइंट में देखेंगे, अनौपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने वाला कोई भी संगठन नहीं होता है, इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को कम करना चाहिए। मतलब कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है इन पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होता है, आइए मनमाने तरीके से ब्याज की दर लगाते रहते हैं, इसलिए क्या है अनौपचारिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, अपने विचार दीजिए। मतलब कि कुछ व्यक्तियों की जो समूह बनाए जाते हैं ये गरीबों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहले में स्वयं सहायता समूह सार्थक ऋणाधार की कमी की समस्या को हल करने में समर्थ हैं। मतलब कि ये क्या है, सार्थक ऋणाधार की कमी की समस्या को ये हल करता है। मतलब कि यहाँ से ऋण लेने पर कोई उसे क्या गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे, समूह के सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना सार्थक ऋणाधार के छोटे कर्ज समूह से ले सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बिना गारंटी के छोटे कर्ज समूह से ले सकता है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे, समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह ब्याज साहूकार तक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी ब्याज आप लेते हैं नाम मात्र का होता है, जिससे क्या है सभी लोग बहुत ही आसानी से पूरा कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। बेटा क्या कारण है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऋण लेने के लिए अनौपचारिक स्रोतों मतलब जमींदार, दोस्तों, रिश्तेदारों पर ही निर्भर हैं। जो इसका कारण है हम देखते हैं क्या है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद है। देखने में ये आता है कि लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपलब्ध नहीं है जिससे लोग ऋण ले सकें, तो उन्हें मजबूरी में क्या है साहूकार, जमींदार या दोस्तों से
ऋण लेना पड़ता है। दूसरे पॉइंट में क्या है, जहाँ कहीं मतलब कहीं कहीं अगर बैंक है भी है तो क्या कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से की तुलना में काफ़ी कठिन होता है। मतलब कि बैंक में जब भी आप ऋण लेने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ शर्त को पूरा करना पड़ता है, कागजात देने पड़ते हैं, गारंटी लानी पड़ती है, गिरवी कुछ रखना पड़ता है, तब जाके आपको बैंक ऋण देता है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजातों की आवश्यकता पड़ती है। जो अभी हमने आपको बताया कि बैंक से ऋण लेने के लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है और आपको कुछ जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट को पूरा करना पड़ता है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे, साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और इस कारण प्रायः बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जो अनौपचारिक स्रोत में साहूकार होते हैं वे क्या करते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए क्या है, बिना बिना कुछ गिरवी रखे ही लोगों को ऋण दे देते हैं, जिससे लोग क्या है, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, साख। साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? साख का मतलब होता है ऋण। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकता है? जो साख है, उत्तर देखते हैं। ऋण लेते समय ध्यान देने योग्य बात है। जब भी ऋण लेते हैं तो उसमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है देखते हैं। ऋण लेते समय लोगों को क्या है कि ब्याज की दर क्या है ये ध्यान देना पड़ता है। समर्थक ऋणाधार मतलब कि हम गिरवी क्या रखना है इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी है या नहीं है। कुछ आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके क्या है, नियमित रूप से ऋण की शर्त कही जा सकती है। मतलब कि आपके पास कुछ कागजात और भुगतान के जो तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या है, नियमित रूप से ऋण की शर्त कही जा सकती है। ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती है। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 6 है हमारा, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है, व्याख्या कीजिए। जो आजकल आप देख रहे हैं मुद्रा के जो नए नए प्रकार देखने को मिल रहा है, जैसे आपको पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये सब क्या है, मुद्रा के आधुनिक प्रकार है। चेक हो गया आपका, तो इनसे हमें क्या है, क्या क्या आसानी हो जा रही है। ये मुद्रा के जो आधुनिक प्रकार हैं के कारण लेन देन काफ़ी आसान हो गया। मतलब आप घर पे बैठे ही एक जगह से ही क्या है, किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं। आपको बैंक में आने आ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेन देन काफ़ी हद तक सुरक्षित भी हो गया। पहले क्या होता था कि अब कोई भी किसी को पैसा देने के लिए आपको साथ पैसे को ले जाना पड़ता था, जो क्या है रिस्क होता था कि कोई लूट ले या कोई चोरी कर ले। लेकिन अब क्या है, आपको पैसे साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना एटीएम कार्ड से ले जाइए, उन व्यक्ति को कहीं से भी निकाल कर दे दीजिए, या तो घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तीसरे पार्ट में क्या, समय की बचत है। अब आपको बैंक में जानकर जाकर लंबी लंबी लाइन कतारों में नहीं लगना पड़ता है, घर से ही बैठे आप पेमेंट कर देते हैं, जो जिसमें काफ़ी समय बचता है। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7 है हमारा, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इस प्रकार अपने आसपास या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के कोई दो उदाहरण दीजिए। आपको देखना है कि इसमें आपको कोई भी उदाहरण देना है जो आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी हो जिसमें क्या है, साख मतलब ऋण लेकर लोगों ने अच्छे कार्य किए हों। तो यहाँ पर मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। पहले में आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया कि बैंक से ऋण लेकर एक ऑटो खरीदा, और फिर ऑटो से क्या वो अपना जीवन यापन करता है, और पहले से उसकी क्या है ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई है, और वो धीरे धीरे पैसे कमाते हुए ऋण भी चुका दिया है। दूसरे उदाहरण में क्या है कि एक व्यापारी था, उसने बैंक से ऋण लिया और एक कपड़ों का व्यापार किया, मतलब दुकान खोला, और क्या उसका भी जो जीवन है पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और वो खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। और
उसका धंधा भी अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे उसने जो बैंक से ऋण लिया था वो भी चुकता कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही दो उदाहरण लिखिए, आपके जीवन में जो भी घटना घटी है आपके आसपास आप वो भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साख या ऋण, साख या ऋण से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है? उदाहरण दीजिए। जैसे कि कभी कोई व्यक्ति ने ऋण ले लिया और ऋण से अगर उसका बिजनेस सही चल गया तो वो एक तरफ तो संपत्ति के रूप में कार्य करेगा। अगर वही साख बिजनेस खोल लिया, बिजनेस अगर नहीं चल पाया उसका, तो वो एक तरफ से क्या है, ऋण के जाल में फंस जाता है। फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए फिर दोबारा ऋण लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम दो उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साख की परिभाषा क्या है। साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर सके। मतलब कि जो ऋण देने वाला है वो इस आश्वासन पर ही उधार देता है कि भविष्य में वो उसका ऋण चुकता कर दे। इस क्वेश्चन में हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। जो साख है ये संपत्ति के रूप में कैसे कार्य करता है? तो आपने इस कहानी में सलीम के बारे में पढ़ा था कि जो सलीम है उसे व्यापारी की डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता थी। तो सलीम ने क्या किया कि उसी व्यापारी से ऋण ले लिया और उससे ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल खरीदा या मजदूरों को लगाया, और इससे क्या हुआ कि उसे काफ़ी अच्छा लाभ हुआ, जो कि धीरे धीरे उसका जो उधार लिया था उसको भी उसने सारा चुकता कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो साख है ये जाल के रूप में कैसे कार्य करता है। इसके लिए हमने क्या है, सपना का उदाहरण देख सकते हैं। बेटा यहाँ पर सपना नहीं स्वप्ना होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसे आप सही कर लेंगे। ठीक है, स्वप्ना। तो स्वप्ना का उदाहरण हम ले सकते हैं कि स्वप्ना क्या थी, एक मजदूर थी जो क्या करती थी, साहूकार से ये उधार लेती थी। कृषि के खर्च को ये वहन करने के लिए क्या करती थी कि साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि इसकी फसल को कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर उससे क्या करना पड़ता है, एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ता है, जिससे क्या हुआ ऋण के जाल में फंस जाती है। तो यहाँ पर अब ये साख क्या है, ऋण जाल के रूप में है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन में हमने देखा था कि मेघा आवास ऋण के लिए निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे ऋण राशि के रूप में 5 लाख रुपया, समर्थक ऋण आधार के रूप में क्या था, नौकरी तथा वेतन संबंधी जो कागजात है, जो उसे मकान के लिए जो ऋण उसने क्या किया था कि लिया था, जिसमें उसे क्या है नौकरी तथा कुछ वेतन संबंधी कागजात भी दिखाना पड़े थे गारंटी के रूप में। और फिर अदायगी के रूप में क्या था, 10 वर्षों में मासिक भुगतान करना पड़ता था उसे। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट या कागजात क्या थे, आधार कार्ड लगा। बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, आधार लिख लीजिएगा, आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और सैलरी स्लिप। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हम कोई जल्द ही अगली वीडियो लेकर आ सकें। तो ओके छात्र, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी। टेक केयर।